हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की सीरीज़। दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने जाना था हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा था हमारे संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में। जो आज हमारा पार्ट बी का चैप्टर 2 रहेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, आज के सेशन के दौरान हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार होते क्या है, यानी कि मूल अधिकार क्या होते हैं, जिसको दोस्तों बीच में अपन फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानेंगे, यानी कि मैं FR से लिखूंगा। सबसे पहले दोस्तों समझे कि मौलिक अधिकार होते क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, मैं छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ एक स्वतंत्रता और कुछ एक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं और वो करने से आपको रोका जाए, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हो, आप घर पे कुछ खाना चाहते हो लेकिन वो खा नहीं सकते हो, आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं सकते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते हो। जरा सोचिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए, क्या इस तरह से आप अपना विकास कर पाएंगे? यदि आप कुछ खाना चाहते हो तो पुलिस आती, घर पे पकड़ के ले जाती, नहीं आप नहीं खा सकते हो। आप पढ़ना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, नहीं तुम इंजीनियर नहीं बन सकते हो। तो क्या आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो या फिर एक प्रेस्टिजियस जिंदगी जी सकते हो? नहीं दोस्तों, यही चीज़ हुई थी दोस्तों जब ब्रिटिश साम्राज्य में हम हुआ करते थे। तो हमें इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता या फिर कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं हुआ करता था, जिसके चलते हम अपना कोई भी ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाते थे। हमें अपने ज़िंदगी को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार नहीं हुआ करता था, हम अपने आराम की ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। तो जब भी हमारे देश को आज़ादी मिली और हमने अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले इस बात को इंश्योर किया कि हम सारे नागरिकों को मौलिक अधिकार देंगे, उसको स्वतंत्रता और अधिकार देंगे, जिसके चलते वो अपनी जिंदगी को गरिमापूर्ण जी सके तथा अपना हर तरह का विकास कर सके। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि मौलिक अधिकार होते क्या है, यानी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। दोस्तों, जब भी पढ़ाता हूँ अपना पेन और एक नोटबुक अपने साथ में रख ले, जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ उसी तरह से उनके नोट्स बनाते जाएं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यानी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर्वांगीण विकास क्या मतलब हो गया। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चहुमुखी विकास। चहुमुखी का क्या मतलब हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि हर तरह का विकास, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया, ये हर तरह का डेवलपमेंट है। देखो दोस्तों, हमारा शरीर की वृद्धि होती है, दिमाग की वृद्धि होती है, उसी टाइप से हमें कुछ बेसिक एटिकेट्स आते हैं, हमें कुछ नैतिकता आ जाती है, हमारा बुद्धि का विकास होता है। ये सारे अलग अलग तरीके के विकास होते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, यानी कि हर तरह के विकास यदि व्यक्ति चाहता है तो उनके लिए कुछ स्वतंत्रता को होना जरूरी है, चहुमुखी सर्वांगीण विकास के लिए। कुछ स्वतंत्रताएं अति आवश्यक होती है दोस्तों। क्या होती है? अति आवश्यक होती है। कुछ स्वतंत्रताएं अति आवश्यक होती है जो हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त होती है। संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त होती है, जो सरकार कह दूं या फिर मैं राज्य कह दूं कि हस्तक्षेप को कम करती है, कि हस्तक्षेप को कम करती है। बिल्कुल दोस्तों, यह है हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ स्वतंत्रता, कुछ अधिकारों का होना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे संविधान में नागरिकों को प्राप्त है। अब जब संविधान में नागरिकों को प्राप्त है तो राज्य के हस्तक्षेप, यानी कि जो सरकार चला रही है, उस सरकार के जो हस्तक्षेप नागरिकों पर किए जाते हैं उनको कम किया जा सकता है, उसको न्यून किया जा सकता है, तथा उन स्वतंत्रता अधिकारों को मैक्सिमम प्राप्ति की जा सकती है। उन्हें ही कहा जाता है मौलिक अधिकार। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो
मूल क्यों होते हैं दोस्तों? वो मूल इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मूल होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। उनके बिना कोई बात ही नहीं की जा सकती। जब लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात जो उठती है वो आती है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यायाधीश सप्रू के उस कथन की जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में रखने का उद्देश्य क्या था। न्यायाधीश सप्रू बताते हैं, यानी कि सप्रू के अनुसार ओके दोस्तों, न्यायाधीश सप्रू कहते हैं कि मौलिक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, हमारे संविधान में मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना है। देखो दोस्तों, यदि आपने प्रस्तावना वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने समानता की भी बात की है, स्वतंत्रता की भी बात की है। उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से जिक्र किया है, न्याय का भी जिक्र किया है। तो इनका भी कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था कि नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय, तथा एक कहता है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब है कि डेमोक्रेसी की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसमें जनता को वो अधिकार देना जिसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। ऐसी बात की गई है न्यायाधीश सप्रू ने। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं व्हाट द नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या जरूरत थी और क्या महत्व है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की आवश्यकता, क्या नेसेसिटी थी और महत्व है, क्या आपका इंपॉर्टेंस है हमारे मौलिक अधिकार। देखो दोस्तों, हमने कहा था कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी कि नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कुछ स्वतंत्रता और अधिकार होना जरूरी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मौलिक अधिकार रखने का मतलब है वो सारी चीजें प्राप्त करना जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हो। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे पॉइंट से मैं इंगित कर देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को सेफ फील करवाना, उसको वो सुरक्षाएं प्रदान करना जिसके तहत वो अपनी आराम से गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके, राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो तथा उनको सारे न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा की प्राप्ति की जा सके। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। देखो दोस्तों, यहां से थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये कहता है कि ये ऑटोनॉमस ना बन जाए, ये आपका डिक्टेटर ना बन जाए, ये आपका तानाशाह ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए। तो इसको रोकने के लिए तो इसमें बात की गई है चाणक्य की अर्थशास्त्र। दोस्तों, इसमें चाणक्य की अर्थशास्त्र का जिक्र करते हुए कहा जाता है, यानी कि चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि पुराने टाइम में, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के टाइम की बात करते हुए कहते हैं वहाँ पे भी यानी कि जो डिक्टेटर राजा या फिर जो स्वेच्छाचारी जो अधिकार शासक होते थे उनकी वहाँ पे कोई जगह नहीं होती थी, यानी जनता के पास में पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती थी तथा राजा को जनता के हस्तक्षेप से रोका जा सकता था। तो सेम बात इसमें कहती कि आज के युग में भी इसी बात को कह दे कि यानी कि आपकी विधानमंडल, मैं आपकी बात करूं विधानमंडल की, या फिर आपके शासक की बात कर लूं, या फिर मैं आपके संसद की बात कर लूं, यानी कि इनको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। आप कहोगे दोस्तों कि जनता इसको कैसे कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि दोस्तों जनता के पास में मौलिक अधिकार,
जनता के पास में है मौलिक अधिकार। क्या हो गया मौलिक अधिकार होने से? वही तो मौलिक अधिकार है, व्यक्ति के हैं मौलिक अधिकार, सरकार के मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है जनता के, यानी कि जनता क्या कर सकती है, जब भी आपकी शासक कुछ इस तरह से कानून व्यवस्था चलाए, शासन व्यवस्था कुछ ऐसी चलाए, या फिर संसद कुछ इस तरह के विधि का निर्माण कर दे, इस तरह के कानून का निर्माण कर दे, इस तरह का अधिनियम बना दे जिससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो, उनकी स्वतंत्रताओं का हनन हो, तो वो सीधे क्या कर सकती है, मौलिक अधिकार के थ्रू इसको क्या कर सकती है, यानी कि भारत की न्यायपालिका की शरण ले सकती है। तो इसका मतलब जनता के पास में पावर है, इसलिए तो कहा गया है कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि मौलिक अधिकारों में वो पावर होती है दोस्तों। आप सीधा इसको कहां पे चैलेंज कर सकते हो, भारत की न्यायपालिका में चैलेंज कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, जो आपका तीसरा पॉइंट है, न्याय की सुरक्षा प्रदान करना। देखो दोस्तों, वैसे हमने लास्ट वाले पॉइंट में जैसे जिक्र किया था कि यानी कि न्याय की सुरक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी। यानी कि क्या होता है कि यदि एक तरफ हमारी सरकार है और दूसरी तरफ हमारी जनता है, भाई जनता, सरकार ऐसी विधि का निर्माण कर देती है, यानी कि सरकार का काम होता है विधि का निर्माण करना, कानून को बनाना, या फिर प्रशासन या फिर शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे उपबंधों का निर्माण कर देना जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, यानी कि जनता, या फिर दूसरा यदि मैं नागरिक कहूँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यदि जनता या नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं, यानी कि भारत की न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। और न्यायपालिका दोस्तों भारत की सरकार को आदेश देगी। जब हम मौलिक अधिकारों में आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो हमारा कहता है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार, उसमें भारत की न्यायपालिका आदेश जारी करती है। किसको? उसमें 5 प्रकार की रिट की अपन बात करेंगे जो सरकार को उसको काम करने के लिए बाध्य करती है और जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। ओके दोस्तों, तो यही तो है कि न्याय की सुरक्षा प्रदान करना। और अगली बात दोस्तों हमारे इसमें की गई है कि ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। देखो दोस्तों, वही बात फिर घूम फिर के आती है। लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जब जनता कुछ अपने अनुसार कर ही नहीं सकती, उनकी स्वतंत्रता ही नहीं है, उनके अधिकार ही नहीं है, तो क्या दोस्तों हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है? लोकतंत्र का पहला मतलब भी होता है कि राजनीति में या फिर जो भी शासन व्यवस्था होती है, पहली बात तो वो जनता के द्वारा चुने गए शासक के द्वारा हो, तथा शासक भी तानाशाह ना हो, उसको भी अपने जनता के कंट्रोल में होना चाहिए, वो जनता की इच्छानुसार कार्य करे, उसी को कहा जाता है दोस्तों लोकतंत्र। और वो इच्छानुसार यदि कार्य नहीं करता है तो जनता मौलिक अधिकार के थ्रू उसको क्या कर सकती है, काम करवाने के लिए बाध्य कर सकती है, उस विधि को क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड करवा सकती है, तथा मौलिक अधिकार को जब भी समाप्ति होती है तो ऐसी विधि अपने आप में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों की भूमिका रहती है। अब अगले बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला बिंदु है 5वां, ये कहता है समानता के कारक के रूप में। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? समानता के कारक के रूप में ये कहता है कि ये इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी ये 2 तरह की प्रोवाइड करता है। देखो, एक तरफ तो हमारी होती है सरकार और दूसरी तरफ से होती है हमारी जनता। देखो, जनता ने चुन लिया है सरकार को, अब सरकार तानाशाह बन जाए, स्वेच्छाचारिता बना दे, या फिर कुछ इस तरह से विधि या कानून का निर्माण कर दे जिससे जनता के मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता को हनन हो, तो ये समानता का कारक के रूप में काम करेगी। यानी कि जनता को वो अधिकार देगी, वो सरकार को रेगुलेट कर सके, अपने मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता की प्राप्ति जुडिशरी की शरण में जाके प्राप्त कर सके। यानी कि भारत की किसकी शरण ले सकती है? न्यायपालिका की शरण ले सकती है। ये हमने अभी तक देखा था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की जनता को प्राप्त होती है। क्या सभी लोगों को प्राप्त होती है? यानी कि आप और हम जो सभी लोग हैं, उन सभी लोगों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका अगला कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि ये समानता के कारक के रूप में काम करता है। पहली समानता तो हमने देखी कि सरकार के जो कार्य होते हैं उनको रेगुलेट करना, यानी कि ये सरकार डिक्टेटर ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए, तो इसलिए वो समानता के कारक के रूप में काम करती है। दूसरी दोस्तों, इसमें कोई वर्ग विशेष को कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि वर्ग विशेष को महत्व नहीं है। एक तो इसमें वर्ग विशेष को महत्व नहीं है,
परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करना है तथा परस्पर सहयोग की भावना और समानता को विकसित करना है। यानी कि जो भी जनता होती है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्त हम देखते हैं छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, ये जो होते हैं इनको समाप्त करना भी किसका लक्ष्य होता है, हमारे मौलिक अधिकारों का लक्ष्य होता है। वो न केवल सरकार के खिलाफ दिए जाते हैं बल्कि जनता को भी आपस में एक दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। यानी कि जनता भी आपस में एक दूसरे के ऊपर अत्याचार ना करे, किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व ना आए, इसके लिए ये काम करती हैं समानता के कारक के रूप में। तो दोस्तों ये तो थी हमारी 5 महत्वपूर्ण विशेषता, महत्वपूर्ण आवश्यकता और महत्वपूर्ण आपकी नेसेसिटी, क्यों हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में होने चाहिए, उसका उल्लेख किया है। अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकार कहाँ पे रखे गए हैं, किस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस होती है, उनका अपन 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ओके दोस्तों, ये जो हमारे फाइंडिंग फादर्स थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे दोस्तों, उन्होंने शुरुआत से इस बात को इंश्योर किया था कि हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हमारी जनता को करना सबसे सर्वोपरि लक्ष्य रहेगा। क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ का हम पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ था, जिस पार्ट का हमारा सबसे ज़्यादा वायलेशन हुआ था, जिसका सबसे ज़्यादा हनन हुआ था, वो थे हमारे मौलिक अधिकार। क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में हमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या अपने पर्सनल अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो ये सबसे हमारी पहली ज़रूरत भी थी जो हमें जनता को प्रोवाइड करना था। और उसके चलते हमारे भारत के संविधान में हमने यूएसए के तर्ज पे, यानी कि यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमने मौलिक अधिकार होंगे ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है दोस्तों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट से, के बिल ऑफ राइट से। यानी कि यूएसए के जो बिल ऑफ राइट है, आपको इसमें ईयर भी आप लिख सकते हो, यानी कि 1791 का। यानी कि दोस्तों अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। यानी कि 1791 में फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हुए थे, पहले 10 संशोधन हुए थे। उन पहले 10 संशोधनों के तहत उन्होंने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया था। तो भारत ने भी अपने बिल ऑफ राइट्स, जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से हमारे मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया कि हमारे भी इस तरह के मौलिक अधिकार संविधान में खूबसूरती के रूप में होने चाहिए। तो दोस्तों ना केवल भारत की बात करूँ बल्कि विश्व के जितने भी सभ्य देश हैं उन्होंने अमेरिका के संविधान के तर्ज पे अपने देश में मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, वहां से लेके हमने कहां पे डाला है, भाग 3 में डाला है। हमारा संविधान का जो भाग 3 है उसमें हमने मौलिक अधिकारों को रखा जाता है दोस्तों, इसलिए हमारे भाग 3 को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा। दोस्तों आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा कि मैग्ना कार्टा क्या है, किस तरह से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, किस तरह से मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है। यानी कि 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने प्रशासन में लोगों को कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं लिखित के रूप में दी थी, जिनको अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसलिए वो सबसे पहला लिखित ऐसा इतिहास था जिसमें लोगों को अधिकार लिखित रूप में दिए गए थे। तो इसलिए हम भी हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में उल्लेखित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। इसका मतलब हमारे अधिकार पत्र कौन से भाग में उल्लेखित है, भाग 3 में उल्लेखित है। ओके दोस्तों, भाग 3 में कहां से कहां तक है, देखो मैं बात करूं आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब लिखूंगा दोस्तों अनुच्छेद, मैं ART से लिखूंगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर रखा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, हमारे जिस तरह से बुक में दे रखा है 12 से 35 तक है, लेकिन उसमें से जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 में दोस्तों पहले हुआ करता था अपना संपत्ति का अधिकार, यानी कि मूल रूप से हमारे जो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे उसमें से एक 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विलोपित कर दिया है, यानी कि 31वें को छोड़ के। तो कहाँ से कहाँ तक हो गए, यानी कि 12 से लेके 30 तक
और दूसरे स्टेज में बात करूं तो आपका 32 से लेके 35 तक। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों आगे मैं बात करता हूं, हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया? जो आपका आर्टिकल 31 में दे रखा था, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। वैसे दोस्तों हमारे संविधान की विशेषताओं में भी हमने इसके बारे में चर्चा की है। जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आज के सेशन में कि कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और कौन से समाप्त कर दिए। जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद में वो लिखे गए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे संविधान में मूल रूप से जो 7 थे और वर्तमान में मूल रूप से जो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पूरों की चर्चा करते हैं, पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, हमारा है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार वो कहां से कहां तक दे रखा दोस्तों? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दे रखा है। तो आप कहोगे कि दोस्तों 12 और 13 में क्या है? देखो उसका अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में मैं बात करता हूं 2 नंबर की, स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो दे रखा है 19 से 22 आर्टिकल में दे रखा है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दे रखा है हमारा 23 और 24 में। अगली बात करते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों हमारा दे रखा है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। अगली बात करूं दोस्तों मैं 5 नंबर की, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। बेसिकली दोस्तों ये जो आपका दे रखा है आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 30 में दे रखा है, और ये स्पेशली अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों संपत्ति का अधिकार। जैसे सीरियली जैसा है मैं उसको वैसे ही लिख रहा हूं, संपत्ति का अधिकार। ओके, अब 7 नंबर पे मैं क्या लिखूंगा आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहां पे दे रखा था दोस्तों? आर्टिकल 31 में दे रखा था और ये हमारा आर्टिकल 32 में है। अब उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा 6वां जो मौलिक अधिकार था यानी कि संपत्ति का अधिकार, इसको हमने क्या कर दिया है? इसको विलोपित कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया? विलोपित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। यहाँ से हटा के कब हटाया था हमने? 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसको विधिक कानून के रूप में डाल दिया, लीगल राइट के रूप में, यानी कि विधिक अधिकार के रूप में, लीगल राइट के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में इसको डाल दिया गया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे जब संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से ये आर्टिकल 39 पार्ट बी एंड सी का किस तरह से वॉयलेशन करता है, तथा आपको आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए, आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए किस तरह से हमने संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के विधिक अधिकार के रूप में डाल दिया था। इसका विस्तार से अपन चर्चा करेंगे वहाँ पे। अब दोस्तों अब हमारा अगला काम रहेगा इस मौलिक अधिकारों के तहत
यानी कि समानता के अधिकार में क्या क्या है उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता, जितने भी जो मौलिक अधिकार है उनको आर्टिकल वाइज 1 बाय 1 हमें स्टडी करना है। आज दोस्तों हमने काफ़ी समय बाद में पॉलिटी की क्लास को फिर से रिज्यूम किया है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही लेंगे। जो अगली हमारी क्लासेस होगी तो उसमें अपन 1 बाय 1 जैसे कि समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सारों का डिटेल से अध्ययन करेंगे जैसे हमारी बुक में दे रखा है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में याद करने का तरीका जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे एस्पेक्ट के बारे में चर्चा दोस्तों अपन विस्तार से करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।